मेरे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर चैप्टर, जिसमें हम कम से कम 80% कवर कर चुके हैं। जो कुछ बचा हुआ है कोशिश करेंगे वो आज ख़त्म हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे और सवालों को लगा रहे होंगे। किसी भी बुक से लगा सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या पढ़ चुके हैं सर? हम फैक्टर का सम निकालना सीख चुके हैं, फैक्टर की संख्या निकालना सीख चुके हैं, एवरेज निकालना सीख चुके हैं, प्रोडक्ट निकालना सीख चुके हैं और रेसिप्रोकल का सम निकालना सीख चुके हैं। पिछली 2 वीडियो में हम इतनी चीज़ें सीख चुके हैं। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वो पहले वो देखें, तब इसको देखें। मैं यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। हम बहुत ही आराम से बाकायदा चीज़ों को जोड़ते हुए और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते चल रहे हैं। जादू की छड़ी नहीं घुमाऊंगा कि 3 सेकंड में आंसर निकालिए। जब आप चीज़ों को समझने लगेंगे और उनके साथ डील करना सीख जाएंगे तो आंसर 3 नहीं 2 सेकंड में ही आ जाएगा। लेकिन ऐसे डायरेक्ट 2-3 सवालों के साथ ऐसा नहीं होगा। हमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग तथा घन। स्क्वायर और क्यों पढ़ने वाले नहीं हैं। हम पढ़ने वाले हैं उन गुणनखंडों की संख्या जो किसी का वर्ग है और किसी का घन। किसी नंबर के उन गुणनखंडों की संख्या जो किसी का वर्ग है, किसी का घन है। जैसे कि मैंने लिखे 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12। मैं कहूँ बताइए 12 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं? 12 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि पूर्ण वर्ग हैं, जो कि पूर्ण वर्ग हैं? तो पहला तो आपको दिख रहा है किसका सर? ये 2 का वर्ग है। और एक कौन है सर? एक ही है। एक की कितनी भी पावर कर दो एक ही रहता है। तो अगर मैं कहूँ 12 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो आंसर आया 2। कौन कौन सर? 1 और 4। 1 बार 4। अब मैं कहूँ 12 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन हैं, तो एक अपने आप का वर्ग भी है। एक ही ऐसा इकलौता नंबर है जो अपने आप का वर्ग भी है, अपने आप का घन भी है। हाँ, 0 को भी कह सकते हैं सर। 0 की पावर 2 0, 0 की पावर 3 वो भी 0। तो 0 तो फैक्टर में आएगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा 1। यानी कि 12 के जो गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं 1 और 4, जो गुणनखंड पूर्ण घन हैं वो 1। एक एग्जाम्पल और देख लेते। सॉल्व ऐसे नहीं करना है, अभी तुम सीख रहे हैं कि वो सवाल में इसमें पूछ क्या रहा है। मैं कहूँ बताइए तो पहले 24 के गुणनखंड, अब मैं कहूँ 24 के वो गुणनखंड बताइए, 24 के वो गुणनखंड बताइए जो पूर्ण वर्ग हैं, तो 1 और 4। मैं कहूँ 24 के वो गुणनखंड बताइए जो पूर्ण घन है, तो 1 और 8। 2 का घन कितना होता है? 8। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है या नहीं? लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व कैसे करना है वो हम थोड़ी देर में सीखते हैं। थोड़ी देर का मतलब है अगले 10 सेकंड में। जैसे मैं कहूँ सभी की प्रक्रिया वही है कि 24 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1, 8 तिया 24। इसको हम क्या कर सकते हैं सर? 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, बिल्कुल 3 की घात 0, 3 की घात 1। अच्छे समझना मेरी बात। किसी की पावर 0 होगी वो अपने आप का घन भी होगा, वर्ग भी होगा। क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ कि किसी भी नंबर की पावर 0 को छोड़ के उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। और 1 पर हम चाहे पावर 1 कर दें, चाहे पावर 3 कर दें, चाहे पावर 4 कर दें, कितना आता है सर? 1 ही आता है। कितना आता है सर? 1 ही आता है। तो
पहली 2 की पावर 0 यहाँ, ये एक वर्ग हो गया। इसके बाद कौन मिलेगा फिर? इसके बाद मिलेगा ये, क्योंकि यही तो 2 की पावर 2 है। इसके बाद कौन मिलेगा? इसके बाद मिलता 2 की पावर 4। इसके बाद कौन मिलता? 2 की पावर 4। यहाँ है नहीं, लेकिन अगर होता तो अगला नंबर क्या होता? पूर्ण वर्ग 2 की पावर 4। उसके बाद अगले बात कौन होता? 2 की पावर 6। बात समझ रहे हो? क्यों? फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की घात 2। तो किसी का पावर 2 मतलब वर्ग, यानी कि सर प्रत्येक दूसरी पावर किसी ना किसी नंबर का पूर्ण वर्ग होगी, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगी। बात समझ रहे हो? तो हमें करना क्या है कि सर हम कैसे निकालेंगे? तो हमने देखा था सर पूर्ण वर्ग कितने निकले थे? 1 और 4, यानी कि 2 गुणनखंड ऐसे निकले थे 24 के जो पूर्ण वर्ग थे। हमें कैसे निकालना है? सर यहाँ पावर कितनी है? 3। पूर्ण वर्ग निकालना है, 2 का भाग दे दो। यहाँ पावर कितनी है? 1 2 से छोटी है तो यहाँ से तो भाग जाएगा नहीं, तो हमने दिया इसमें भाग। 2 एकम 2 कितनी बार गया? 1 बार। रिमाइंडर क्या बचता है? कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों सर? ये 2 की पावर 3 बचा है तो ये तो वर्ग बनाएगा नहीं, इसका होना या ना होना कोई मतलब है? तो हमें ये देखना है कि कंप्लीट भाग कितनी बार जा रहा है। तो 2 एकम 2 1 बार गया, 1 जोड़ देंगे, आंसर आया 2। सर ये 1 क्यों जोड़ा? क्योंकि एक तो एक तो पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण घन भी है। और जब हमने शुरुआत में मैंने कहा था, अगर पहली वीडियो आपने देखी होगी, जब हमने निकाले थे गुणनखंडों की संख्या, तब भी 1 जोड़ा था पावर में। क्यों जोड़ा था वो बात नहीं आप वहाँ सीख कर आए होंगे। अगर मैं कहूँ पूर्ण घन की बात कीजिए तो पूर्ण वर्ग कितने हो गए? पूर्ण वर्ग हो गए 2, यानी कि 24 के 2 गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग है। अब बात आती है घन की। किसकी बात आती है? घन की। तो ये घन भी होगा अपने आप का, यानी कि प्रत्येक तीसरी पावर। इसके बाद कौन होगा? 2 की पावर 6। इसके बाद 2 की पावर 9। प्रत्येक तीसरी पावर क्या बनाएगी? घन। तो यहाँ पावर कितनी है? 3 में हमने दिया 3 का भाग, कितनी बार गया? 1 बार। 1 में 1 जोड़ देंगे, ये भी आंसर आया 2। कौन 1 और 8। वो ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है केवल संख्या। जिनको ये बात कम समझ आई है वो एक एग्जाम्पल और देख। जैसे मैं क्या कहूँ, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 72। समझना, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। लो सही है ना? सही है। तो अगर मैं कहूँ 72 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बताइए। 72 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो कौन होगा सर? 1 4 9 और 36। कितना आया? 4। यानी 72 के कोई और तो नहीं है? 1 है, वर्ग की बात चल रही है। 1 है, 4 है, 9 है और 36 है। अगर मैं कहूँ 72 के पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या, तो कौन कौन होगा? 1 और 8, 1 और 8 यानी कि 2। बात समझ आई? यहाँ तक की बात समझ आई है? बहुत बढ़िया। अब इसको करना कैसे? हमने लिख लिया 72 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 2 9 8 72। अब हमें पता है कि यहाँ पावर कितनी है? पावर है 3। जब पूर्ण वर्ग निकाल रहे हैं तो 2 का भाग। यहाँ पावर कितनी है? 2। क्लियर है? भाग दिया
2 का 3 में देंगे, एक बार जाएगा और एक जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं ये आप इसका आंसर पहली वीडियो में है, क्योंकि सर एक तो होगा ही, ये एक तो होगा ही। और जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जब हम इस प्रकार निकालते हैं तो एक का भाग नहीं देते, लेकिन एक गुणनखंड तो है। इनका करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का देंगे तो कितना आया 1 और 1 जोड़ देंगे, ये 2 × 2 आंसर आ गया 4। यानी कि 72 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे 4। यहाँ भी आंसर कितना आया था 4। तुम्हें ऐसे लिख के नहीं करना है, वो तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए ऐसे करना पड़ रहा है। ये कौन हो गए, ये हो गए सर पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब पावर 2, तो हमने 2 का भाग दे दिया। अब मैं कहूँ पूर्ण घन बताइए, क्या बताइए 72 के वो गुणनखंड बताइए जो पूर्ण घन है। तो यहाँ घात कितनी है 3 में भाग देंगे 3 का, क्योंकि घन मतलब घात 3 या 2 में 3 का जाएगा नहीं तो नहीं देंगे। 3 से कम बड़ी पावर होनी चाहिए। यहाँ काटा 1 आया और 1 जोड़ते हैं, 1 और 1 2। देखो इतनी बात समझ आई है कि नहीं, एक बार नज़र दौड़ाओ बोर्ड पर बुद्धि खोलकर। अब आते हैं सवाल। चीज समझ गए आप? सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा कोई नंबर है n, 2 की पावर 8, 3 की पावर 6, 5 की पावर 7 के उन गुणनखंडों की संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग है। जो क्या है? पूर्ण वर्ग है। ये सवाल और सिंपल हो गया। क्यों? क्योंकि सर उसने अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले से ही लिख के दे रखा है, कुछ नहीं करना है। यहाँ घात कितनी है 8, पूछा क्या है पूर्ण वर्ग, यानी कि घात 2। तो 8 में हम 2 का भाग देंगे, 6 में 2 का भाग देंगे और 7 में 2 का भाग देंगे। 8 में 2 का भाग दिया, 4 आया, 1 जोड़ देंगे। 1 क्यों जोड़ रहे समझ रहे हो ना? क्योंकि सर किसी की पावर 0 होगी, किसी की पावर 0 होगी वो 1 बनाएगी, और 1 अपने आप का वर्ग होता है, 1 अपने आप का घन भी होता है। यानी कि 1 की पावर n करेंगे तब भी 1 ही आएगा, 1 की पावर 0 करेंगे तब भी 1 ही आएगा। 6 में भाग देंगे, 2 का 3 आया, 1 जोड़ दिया। 7 में भाग देंगे 2 का, तो 2 तिया 6, शेषफल बचा 1। तो यह शेषफल की कोई ज़रूरत नहीं है, ये देखना है कि कंप्लीट भाग कितनी बार जा रहा है। कंप्लीट भाग क्यों? 5 की पावर 7 ही तो है। कैसे लिखा होगा? 5 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक वर्ग बनेगा, फिर ये वर्ग बनेगा, फिर ये वर्ग बनेगा, फिर ये वर्ग बनेगा। तो यहाँ 7 हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब तक 8 नहीं आ जाएगा तब तक क्या एक और संख्या मिलेगी वर्ग वाली। तो 5 की घात 6 हो या 5 की घात 7 हो, कितने वर्ग बनेंगे? 1 2 3 और 4। कितने बनेंगे? 4। तो भाग दिया हमने 7 में, कितनी बार गया? 3 बार। और इसकी पावर, इसका मान कितना होगा? 1। तो ये 1 जुड़ जाता है। तो 4 और 1 5, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 5 चौक 20, 20 चौक 80। यानी कि इस नंबर के 80 गुणनखंड ऐसे होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। इस नंबर के 80 गुणनखंड ऐसे होंगे जो क्या होंगे मेरे दोस्तों? पूर्ण वर्ग होंगे, कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब आते हैं थोड़ा आगे। कितना आगे? कि कुछ भी चेंज ना कर। ये बात समझ आई ना इतनी बात? 1 क्यों जोड़ते, ये भी आप यहाँ से आप समझ पाए होंगे, या फिर पहली वीडियो से समझ गए होंगे।
अब आते हैं थोड़ा आगे, इसी पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि फिर यहाँ पूर्ण वर्ग की जगह वो क्या दे दे, पूर्ण घन। क्या दे दे, पूर्ण घन। कुछ नहीं करना है, घन माने घात 3, 8 में हम देंगे 3 का भाग, 6 में देंगे 3 का भाग, 7 में देंगे 3 का, 3 दूनी 6, 2 बार गया 1 जोड़ देंगे। क्यों फिर 2 बार ही क्यों, वो रिमाइंडर क्यों नहीं लिया हमने, हम लिखेंगे यहाँ 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि आप कोई गलती ना करें और चीज़ों को रटने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। 2 की घात 0 1 होगा और 1 अपने आप का वर्ग है। उसके बाद कौन होगा, 2 की घात 2 यानी कि 4। उसके बाद कौन होगा, 2 की घात 4, 2 की घात 6। बात समझ रहे हैं ना, ये वर्ग निकाल लो, फिर यहाँ घन निकालने हैं, थोड़ा थोड़ा ये क्या निकालने, घन। तो 2 की घात 0 1 होगा अपने आप का घन। उसके बाद 2 की घात 3, 3 के बाद कौन आएगा, 6। अब एक बात बताओ, जब तक 2 की घात 9 नहीं आ जाएगा, जब तक 2 की घात, यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है, जब तक 2 की घात 9 नहीं आ जाएगा यहाँ पर, तब तक क्या तीसरा घन मिलेगा, नहीं। तो इन दोनों का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है जब हम क्या निकाल रहे हैं, पूर्ण घन। बात क्लियर है। तो यहाँ 3 का भाग दिया हमने 8 में, 2 बार गया, कौन कौन, तो ये लिख गए। और ये एक तो अपने आप का घन भी है, वर्ग भी है। अभाज्य गुणनखंड विधि में 1 का भाग नहीं दिया जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि होती है ये, यहाँ हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 का भाग नहीं देते, लेकिन एक गुणनखंड तो है ना, मैंने शुरुआत में लिखाया है। 3 दूनी 6, 1 जोड़ देंगे, 3 दूनी 6, 1 जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 3 × 3 × 3, आंसर आया 27। यानी कि इस नंबर के 27 गुणनखंड ऐसे होंगे जो पूर्ण घन हैं। जो कौन हैं, पूर्ण घन हैं। बात समझ पाए। तो आज हमने क्या सीख लिया कि किसी भी नंबर के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना जो पूर्ण वर्ग हैं या पूर्ण घन है, पूर्ण वर्ग हैं या पूर्ण घन है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है। इतनी बातों को नोट करो और समझो। जिसको नहीं समझ आया एक बार और नज़र दौड़ाओ। स्क्रीनशॉट बिल्कुल मत लेना, इन चीज़ों को नोट करते हुए चलोगे, चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेंगी उतना मैं मोटिवेट होऊंगा कि चीज़ें अच्छी पहुँचें और साफ़ सुथरी तरीके से सभी के पास पहुँच सकें। तो अब आप किसी भी नंबर के पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसमें बचे हैं केवल अभाज्य गुणनखंड। क्या बचे हैं, केवल अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। समझेंगे बहुत ही आसानी से। जैसे मैं कहूँ 2 के कितने गुणनखंड हैं, 1 और 2। 3 के कितने गुणनखंड हैं, 1 और 3। 5 के कितने गुणनखंड हैं, 1 और 5। 7 के कितने गुणनखंड हैं, 1 और 7। 11 के कितने गुणनखंड हैं, 1 और 11। 13 के कितने गुणनखंड हैं, 1 और 13। 17 के कितने गुणनखंड है, 1 और 17। 19 के कितने गुणनखंड है, 1 और 19। ये सब क्या लिखे हैं, फिर ये सब लिखे हैं प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या की परिभाषा ही है कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। यानी कि कितने गुणनखंड है, 2। कितने गुणनखंड है, 2। कितने गुणनखंड है, 2। कितने गुणनखंड है, 2। अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा, फिर 4। और 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। 3 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 9। 9 के गुणनखंड 1, 3 और 9।
मैं 5 का स्क्वायर करूं तो हो जाएगा 25, 1, 5, 25। 7 का स्क्वायर करूं तो हो जाएगा 49, 1, 7, 49। 11 का स्क्वायर करूं तो हो जाएगा 121, 1, 11, 121। अगर मैं 2 की घात 3 कर देता हूं तो ये हो जाएगा 8, और 8 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8। अगर मैं 3 की घात 3 कर देता हूं तो हो जाएगा 27, 1, 3, 9 और 27। मैं 5 की घात 3 कर देता हूं तो हो जाएगा 125, और गुणनखंड हो जाएंगे 1, 5, 25, 125। यह मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ समझिए आप कि सर अगर कोई नंबर अभाज्य है, कोई नंबर अभाज्य है तो उसके कितने गुणनखंड होंगे? सर 2, क्योंकि अभाज्य की परिभाषा ही है। अभाज्य की क्या परिभाषा है? सर अभाज्य की परिभाषा है अभाज्य की परिभाषा है कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हों। यानी कि अगर मैंने कहा p कोई नंबर है तो उसके कितने गुणनखंड होंगे? सर 2। कितने गुणनखंड होंगे? 2। मैंने जैसे ही किसी p माने प्राइम नंबर, p क्या है? p है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जैसे ही मैंने अभाज्य संख्या का स्क्वायर किया, गुणनखंड कितने हो गए? 3। यानी कि p के गुणनखंड कितने होते हैं? 3, 2। p स्क्वायर के कितने होते हैं? 3। मैंने 2 की घात 3 किया तो गुणनखंड हो गए 4। यानी कि अगर p का क्यूब करेंगे, p की जगह कोई प्राइम नंबर आएगा, यानी कि कोई अभाज्य संख्या आएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तो गुणनखंड हो जाएंगे 4। आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि सर जब पावर 1 थी, गुणनखंड 2, पावर 2 गुणनखंड 3, पावर 3 गुणनखंड 4। यानी अगर मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं तुम्हें या चुप रहूं कि सर p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, तो बताइए p पे घात 25 के कितने गुणनखंड होंगे? p की पावर 25 के कितने गुणनखंड होंगे? तो आंसर होगा सर 26। 25 में 1 जोड़ देंगे, यही तो हो रहा है यहाँ। जब p की घात 1 थी, गुणनखंड 2 थे, ये 2 की घात 2 है, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। जब p पर घात 2 हुई तो गुणनखंड हो गए 3। देखो 3, 3, ये क्या है? 3 की घात 2 ही तो है, 5 की घात 2 है। जब p की घात 3 हुई, गुणनखंड हो गए 4। ये देखो, बात समझ रहे हो? यानी कि अगर p एक अभाज्य संख्या है, p क्या है? पहली कंडीशन है कि p एक अभाज्य संख्या है, तो p की घात जितनी होगी उससे 1 ज़्यादा गुणनखंड होंगे। क्यों? क्योंकि गुणनखंड कौन बनेगा? सर गुणनखंड बनेगा p की घात 1, p की घात 2, p की घात 3, p की घात 4, ऐसे बनेंगे p की घात 25 तक, और एक गुणनखंड बनेगा p की घात 0। एक क्या बनेगा? p की घात 0। देखो यहाँ 25 का पहला, यहाँ देखो, एक को लिख सकते हैं 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3। यहाँ 125 ही तो था 5 की घात 3। यानी कि जैसे ही हमने एक अभाज्य संख्या पे घात 3 चढ़ाई तो 3 गुणनखंड तो ये हो गए और 1 घात 1। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो पहले वाली वीडियो को बारीकी से देखो, उन पर प्रैक्टिस करो, इंटरनेट से सवाल लगाओ, बहुत सारे सवाल पड़े हैं। एसएससी लिखोगे, एसएससी नंबर ऑफ फैक्टर क्वेश्चन, हज़ारों सवाल आ जाएंगे। इतनी बात समझ पाए आप? यानी कि इसका अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ अभी बताते हैं क्या अर्थ हुआ।
मैंने अभी बताया था कि कोई संख्या p एक अभाज्य संख्या है। p एक अभाज्य संख्या है। तो बताइए p की घात 30 के कितने गुणनखंड होंगे? कितने गुणनखंड होंगे? तो आप कहोगे सर p की घात 1, p की घात 2, p की घात 3, ऐसे ऐसे p की घात तक 30 गुणनखंड तो ये हो जाएंगे, और एक होगा p की घात 0 यानी कि 31। तो कुछ नहीं करना है, घात में कितना जोड़ देना है? 1। घात में कितना जोड़ देना है? 1। इतनी बात समझ पाए? बहुत ही बढ़िया। देखो सवाल को एक बार। अब आते हैं थोड़ा आगे कि क्या आते हैं आगे, समझिए। ये थोड़ी चीज़ अलग है, हालांकि इस पर विवाद है, क्लियर नहीं है, अपवाद स्वरूप है। मैं कहूँ 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 8 के गुणनखंड कितने होते हैं? 1, 2, 4 और 8। मैंने कहा था पहले कि 1 जो है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। क्लासिफिकेशन और नंबर में ये चीज़ हम सीख चुके हैं। 2 जरूर है। 2 क्या है सर? 2 अभाज्य, यानी कि एक गुणनखंड तो ये आ गया कौन? 2। 4 भाज्य, 8 भाज्य, यानी कि 8 के अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 1। 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 1। लेकिन जो सवाल पूछे गए हैं उनमें इसका आंसर कुछ और दे रखा है। क्या दे रखा है? हम 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3, यानी कि 8 को बनाने में 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है? 3 बार। और 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 3 बार प्रयोग हुआ है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 3। नहीं समझ आई बात। जैसे मैं कहूँ बताइए 100, तो 100 को 100 के रियल फैक्टर कितने हैं? 50 और 100। इसमें केवल 2 और 5 ये कैसे हैं? अभाज्य। अगर मैं बात करूं 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो आंसर होगा 2 और 5। लेकिन जो सवाल पूछे गए हैं उनमें इस प्रकार नहीं पूछा गया। उसमें पूछा गया है, उसमें हम 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2, 5 की घात 2। तो यहाँ 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार। 5 कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार, यानी कि गुणनखंडों की संख्या हो गई 4। 100 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 4। हालांकि अभाज्य गुणनखंड तो 2 ही हैं, लेकिन वो पूछना ये चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है कि 100 को बनाने में 2 कितने प्रयोग हुए हैं और 5 कितने प्रयोग हुए हैं। तो 100 को बनाने में 2 बार 2 का प्रयोग हुआ है और 2 ही बार 5 का प्रयोग हुआ है, तो 100 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई? 4। एक सवाल और देख लें। मैं कहूँ बताइए 400 के अभाज्य गुणनखंडों की
संख्या। तो 400 को लिख सकते हम, क्या लिख सकते हैं, 20 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है, फिर 4 बार। ये 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है, ये 5, फिर 2 बार। तो 400 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 6। यानी 400 के कुल 6 गुणनखंड कैसे होंगे, अभाज्य। वास्तव में 400 को बनाने में 2 का प्रयोग हुआ है 4 बार, 5 का प्रयोग हुआ है 2 बार, वो ये संख्या आई है। नहीं तो अगर 400 के हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 नंबर हैं जो अभाज्य बनेंगे बस। इसके बाद कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो अभाज्य होगा। लेकिन वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब ये दे रहा है यहाँ कि इन नंबर का कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें विभाजन है, जबकि सही आंसर कितना है, 2 और 5। यानी कि 400 के केवल 2 गुणनखंड, 2 और 5 ही अभाज्य हैं। लेकिन सवाल में पूछा क्या गया है, क्या पूछना चाह रहा है वो पूछना चाह रहा है कि 2 का कितनी बार प्रयोग हुआ है और 5 का कितनी बार प्रयोग हुआ है। बात क्लियर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ आई होंगी। अब आप किसी भी बुक से नंबर ऑफ फैक्टर चैप्टर लगा सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।